हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी चैप्टर के लेक्चर थर्ड को देख रहे होंगे। लास्ट के दो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे। लास्ट टू टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कोर्ट्स के हायरार्की को समझा था, जिसमें अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए चलें तो हम लोगों ने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है, एपेक्स कोर्ट किसको कहते हैं, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, है ना। देन जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस वक्त 1950 में कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हाई कोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि टोटल इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स था वो था मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। देन अगर आगे हम लोग बढ़े तो फिर हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कि सेशन जज किसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करा था। देन हम लोगों ने मुंसिफ के बारे में भी बात किया था। आई होप सो आप लोगों ने एनसीईआरटी को एक बार रिफर कर लिया होगा, एक बार रीडिंग कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए फिर हम लोगों ने ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात किया था। इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर। तो कुछ कुछ ट्राइब्यूनल्स था जो कि हमारा ट्राइब्यूनल्स का काम क्या था, कोर्ट के इफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है। कुछ कुछ जो केसेस होते थे कंज्यूमर्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीज़ें ट्राइब्यूनल्स देखती हैं। उसमें कैट, सैट, टीडी सैट, एनजीटी, है ना, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब हमारा ट्राइब्यूनल्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा साइलेंट फीचर्स, जिसमें हम लोगों ने कॉमन लॉ के बारे में देखा था कि किसे कहते हैं, सिविल लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। देन आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ एंड इनइक्वेस्टोरियल सिस्टम ऑफ लॉ को हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्या था, एडवर्सरियल सिस्टम में रोल ऑफ द लॉयर ज़्यादा था एंड इनक्वेस्टोरियल सिस्टम में रोल ऑफ जजेस ज़्यादा थे, ठीक है। आगे अगर हम लोगों ने बात की थी तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इन अटॉर्नी जनरल के बारे में, और करंट अटॉर्नी जनरल कौन थे, आर वेंकट रमनी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल से, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का क्वालिफिकेशंस क्या होता है, मस्ट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो कब तक रह सकते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने बात करी थी। और अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे एडवाइस करना, ये था। देन हम लोगों ने देखा था कि सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल क्या है, तुषार मेहता, ठीक है। अगर हम लोग फिर, ये हमारा सेंट्रल लेवल पर था। फिर स्टेट लेवल पर अगर हम लोगों ने बात बात करें तो हम लोगों के थे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल सीनियर लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं जो कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे एडवाइस करते हैं। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंट किनके द्वारा किया जाते हैं, गवर्नर के थ्रू, ठीक है। चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट मैंने बता ही दिया इसके बारे में। देन क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज एन एडवोकेट जनरल सिमिलर टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट, और ये कब तक रहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें थी जिस टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर्स में बात किया था। आई होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर्स भी देखे होंगे और साथ साथ एमसीक्यू को भी रिवाइज किया होगा। ऑब्वियसली मैंने पढ़ाते वक्त ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद भी आपको मैंने करने क्या बोला था कि एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग कर देने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देने, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स में वो लिखते चलने, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम से पहले, एक दिन दो दिन पहले आप चीज़ों को जल्दी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। आप चीज़ों को जल्दी रिटेन कर पाओगे, और अगर आप लेक्चर्स कंप्लीट आपके देखे हुए होंगे
तो आपको चीज़ों को रिटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये था लास्ट डे का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी। इसके बारे में आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। तो जो हमारा ये जो चैप्टर है वो इसके 2 लेक्चर्स और आएंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो जाते हैं जो कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के बारे में। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में इसी चीज़ के बारे में बात किया गया है। कुछ कुछ टॉपिक्स और हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, आपको मैंने भी बताया था लास्ट डे। ठीक है, कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जो कि लीगल वैलिडिटी चेक करता है, किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो वो चेक करता है, लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो। ठीक है, कोई भी चीज असंवैधानिक नहीं हो, गैर कानूनी नहीं हो, ये काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। इस वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट माना गया है। मान लीजिए आपको कोई स्टेट का या फिर कहीं और का प्रेसिडेंट बनाया जाए और आप किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कुछ जो प्रेशर है वो बायस्ड होगा। उसके जो आपके सगे संबंधी होंगे, जो आपके मतलब बहुत करीबी होंगे, उनके फेवर में होगा होगा और आप वहां पे कुछ कर नहीं पाओगे। बट जुडिशरी क्या है? अनबायस्ड है। ये उसी के साथ है जो लीगल है, जो लॉफुल है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू। ठीक है, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और आपको भी सबको ही पता है कि अगर कहीं पे भी किसी को न्याय नहीं मिलता है तो आपने सुना होगा कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी लोगों को ये भरोसा है कि कोर्ट, न्यायालय उनके साथ सही करता है। ठीक है, वो दोनों पक्ष को देखता है। खैर, इस बारे में आप और तब समझ पाओगे जब आप कॉलेज में आओगे, लीगल प्रोफेशन में आप इंटर करोगे कि कितना ये सही है और कितना ये गलत। खैर, ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। फिर से, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं इसको आप लिखते चलिएगा, बिकॉज अगर नहीं भी लिखे तो आप ये नोट्स, स्क्रीनशॉट रख के एक बार रिवाइज कर लीजिए कीजिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और जो जुडिशरी है ना, वो एक सेपरेट बॉडी है। किससे? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। ठीक है, मतलब विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट से। अब ऑब्वियस है, ये भी अगर गवर्नमेंट के साथ ही, ये भी अगर एग्जीक्यूटिव के साथ ही, लेजिस्लेटिव के साथ ही काम करे तो फिर चेक कौन करेगा कि चीजें जो है वो लोगों के हित में है या नहीं, लोगों के वैलिड फायदे के लिए है या नहीं, वैलिड है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, किसी का कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से। ठीक है, जुडिशरी जो है वो लॉ को मेंटेन करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए एंड फ्री एंड फेयर सोसाइटी को इनेबल करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना आप समझ रहे हैं, गुड गवर्नेंस को मेंटेन करना एंड क्रिएटिंग अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी। फ्री एंड फेयर सोसाइटी जिसमें कोई भी गलत मल प्रैक्टिस नहीं हो वहां पे। ठीक है, तो ये काम करता है जुडिशरी। द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी एंड रूल्स टू बी परफॉर्म बाय इट। और जुडिशरी वो काम खुद से ही करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो इतना चीज से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बॉडी रहना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, जुडिशरी को डेमोक्रेसी का वॉचडॉग कहा जाता है, मतलब देखभाल करने के लिए। जुडिशरी चेक करता है, मॉनिटर करता है जो भी काम हो रहे हैं ना गवर्नमेंट का, उस चीज को। ठीक है,
और ये एक्सेस पावर को यूज करने से भी रोकता है। बहुत सारे चीज़ों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे पावरफुल लोगों ने अपने पावर को मिसयूज किया, ठीक है, नीचे तबके के लोग को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए। पर उन लोगों को ये भरोसा है कि वो काम, उनकी रक्षा, उनका प्रोटेक्शन जुडिशरी करता है और करेगा, ठीक है। तो जुडिशरी का ये काम है। अब इन सब चीजों से आप लोगों ने समझ गया होगा कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट है क्यों, उसका इंडिपेंडेंस होना क्यों जरूरी है। तो बेसिकली इस टॉपिक में यही बात हो रहा है, ठीक है। एक और आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 पार्ट सब क्लाउज 3, इसको पढ़ा जाता है आर्टिकल 20 सब क्लाउज 3। क्या कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी कोर्स्ड, मतलब उसको दबाव, उसको डराया धमकाया, कैन नॉट बी कोर्स्ड इनटू गिविंग अ स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू हिज हर गिल्ट। दिस इज the right which has been given by constitutions of India, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशियरी स्टेप्स इन डेलिकेट। अब क्या है ना कि एक है लेजिटिमेट पावर को और एक एक्सेस पावर को यूज करने का। तो जुडिशियरी एक्सेस पावर करने वालों को रोकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड चीज क्या है कि जुडिशियरी आपको पावर देती है ना, फ्रीडम्स, फ्रीडम्स टू स्पीक इन पब्लिक और पीसफुली असेंबल। ऑब्वियसली जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपका ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। बहुत मौलिक, 6 मौलिक अधिकार हैं, आप उन्हें पढ़िए। और वो एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिए रहते हैं आई थिंक, ठीक है। तो जुडिशरी आपको पावर देता है, आपको राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, है ना, फ्रीडम टू स्पीक इन पब्लिक। आप पब्लिक में भरी सभा में बोल सकते हैं। पहले क्या था कि अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे आप, उनके खिलाफ अगर आप बोले तो वो देशद्रोह का मामला चलता था। बट अब ऐसा नहीं है। आप आपने भी सुना होगा, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, अपना अलग अलग राय होता है। बहुत लोगों को आपने गवर्नमेंट को कोसते सुना होगा, बहुत बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते सुना होगा, ठीक है। वो राइट कौन देता है? वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और उसको चेक कौन करता है? उसको चेक जुडिशरी करता है, उसको मॉनिटर जुडिशरी करता है। सो दिस इज व्हाई जुडिशरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन दी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। थर्ड बात करें तो जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट को मतलब गारंट करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये चेक करता है कि जो राइट्स किसी को दिए गए हैं उसका वायलेशंस तो नहीं हुआ है ना। तो ये चीज कौन काम करता है? जुडिशरी। जुडिशरी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 किस चीज के बारे में बात करता है? जनरल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार को और उसके जीने के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप सुसाइड के लिए उकसाते हैं तो वो क्राइम है, क्योंकि आप उसका जीने का अधिकार को छीन रहे हैं। सरकार अगर खाना नहीं देती है तो वो इंस्टीट्यूशंस लाइबल होती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई गरीब खाना की वजह से उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ का जो देखभाल करने का इंस्टीट्यूशंस होता है, वो लाइबल होता है। क्यों? क्योंकि आपका ये अधिकार नहीं है कि किसी को आप मारें, किसी के जीने का अधिकार को छीनें, ठीक है। तो ये राइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये राइट को प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? जुडिशरी, ठीक है। ये चीजें थी। अब इसी में अगर हम लोगों ने बात करें तो आप लोगों ने वेंडर्स को देखा होगा, है ना, जो ठेले पर सामान बेचते हैं। अब आप रोक नहीं सकते उन्हें कि आप सामान मत बेचिए, ठीक है। ये उनका राइट है,
ये उनका राइट है। डेली लिविंग उनका उसी से घर चल रहा है और उसमें बुरा बात भी नहीं है कुछ। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करके अपने घर परिवार को चला रहा है तो इसमें बुरा बात कुछ भी नहीं है और आप उसे रोक नहीं सकते हैं। और ये राइट किसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी 21 में डिस्कस की हुई है, आप एक बार इसे पढ़ लेना। माई होप सो जितना मैंने बताया है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन एंड कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट एटसेट्रा। स्टेट को जितने भी पर्सन को लीगल राइट्स मिले हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो आप लोगों को कोटा में जो मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि लाइबल है गवर्नमेंट को। मतलब आप क्या है, आप अपना राइट, जैसे आप वोट देते हो डेमोक्रेसी में, आप वोट देते हो तो आपने कुछ राइट्स अपने सरेंडर किए हैं गवर्नमेंट को। उसके एवज में गवर्नमेंट से आपने कुछ लिया है। क्या लिया है उसमें? आपको प्रोटेक्शन चाहिए एनिमी से। ठीक है, अब पड़ोसी से वो प्रोटेक्शन नहीं, ऑब्वियसली वो भी मिलता है, बट कोई बाहरी अनदर कंट्री का कोई अटैक हो, लड़ाई झगड़े हों, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप लोगों ने, हमने सबने अपना राइट्स सरेंडर किया है टू द गवर्नमेंट और उसके एवज में हम लोगों ने सिक्योरिटी मांगा और भी तरह तरह की चीज़ें हैं वो हुआ है। ठीक है, तो आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं पैसेज वाला। ठीक है, बट ये आर्टिकल 21 आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आर्टिकल 20 पार्ट 3 ये भी इंपॉर्टेंट होगा, पैसेज में दिया जा सकता है। खैर आर्टिकल 50, ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी इससे और क्वेश्चंस बनने का कोई उम्मीद नहीं है। तो पैसेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, तो इतना चीज आप याद रखना। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है रोल्स ऑफ कोर्ट। रोल्स ऑफ कोर्ट, तो रोल्स ऑफ जुडिशरी में हम लोगों को जुडिशरी का रोल देखना है। ठीक है, क्या क्या रूल है? तो आप लोगों को पता है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो बेसिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड दी अदर ट्राइब्यूनल्स के मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एजुकेटर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। अब है डिफरेंट रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत डिफरेंट रोल है ना। कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइमरली एक्सरसाइजेज द रोल ऑफ एन एजुकेटर एंड इंटरप्रेटर। इसमें अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस को ग्रांट करता है। ये पावर दो यूनियन गवर्नमेंट एंड दी अदर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सुनने के लिए है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, ऑब्वियसली होंगे ना, कुछ रिजर्वेशंस के होते हैं, कुछ लीगल इश्यूज पर होते हैं, तो उसमें ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट देखता है और उसमें ये प्रावधान, उसमें ये राइट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो 32 क्या है? 32 रीट्स को बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है। मैं अभी उसके बारे में, रेट ऑफ जुरिस्डिक्शंस के बारे में डिटेल वे में आपसे चर्चा अभी करूंगा। थोड़ी देर और रुक जाइए आगे और वीडियो के लास्ट तक, इस वजह से आप बने रहिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली। ठीक है, हैबेस कॉर्पस के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ये है। ठीक है, बाकी इसमें और इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कोर्ट मे गारंट ए स्पेशल लीव टू एन अपील एंड रिसीव एनी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी काउज और मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी। आर्टिकल 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग जुडिशरी के पावर है कि स्पेशल लीव
to appeal and receive any judgment, degree, determination, sentence or order in any case caused to matter passed or made by the जो lower court के थ्रू किए जाते हैं उसके बिहाफ में, ठीक है। और एजुकेटर और इंटरप्रेटर के हिसाब के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है, ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग आर्टिकल 143 में है और इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहा जाता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट मे रिफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्रेसिडेंट मतलब क्या, हाँ, प्रेसिडेंट एडवाइज करते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इन द रेफरेंस। और ये चीजें सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है कि वो चीजें पे उसको मतलब आंसर करे ही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है एडवाइजरी ओपिनियन को अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो। अगर वो सोशियो और पॉलिटिकल मैटर है तो उसको वो रिफ्यूज भी कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज था। देन वी हैव दी लोकस स्टैंडी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है टू अपीयर एंड टू बी हियर्ड बिफोर द कोर्ट, टू बी हियर्ड बिफोर द कोर्ट, सिंपल। लोकस स्टैंडी आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे बढ़ते हुए हम लोगों के पास है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसको जनहित याचिका भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं PIL के बारे में। आई थिंक PIL जो फर्स्ट PIL फाइल किया गया था, PIL क्या है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप फाइल करते हो केस किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। इसमें बहुत फेमस हाल फिलहाल का ही एक केस था प्रशांत भूषण का, आप लोगों ने देखा होगा उनको, PIL के लिए थोड़ा जाना जाता है इस वजह से। और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉयर हैं और अच्छे लॉयर हैं, ठीक है। तो PIL क्या है, PIL जो पहला PIL फाइल किया गया था वो था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1979 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट PIL फाइल्ड बाय, ऑप्शंस में रहेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट PIL जो था वो हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में था। कब किया गया था, 1979। Public interest activist lawyer filed this case on behalf of thousands of prisoners of Bihar jail against the inhuman condition of the prison। और ये क्यों किया गया था, जेल में जो कैदी थे, प्रिजन्स थे, उनके लिए अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। इस वजह से PIL फाइल किया गया, जनहित याचिका, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। कोविड में भी प्रिजन्स के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट जो था वो प्रिजन्स को खाली कर रहा था। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जेल में चला गया तो मतलब बिगड़ा इंसान ही हो जाता है, ठीक है। कोर्ट उसका भी ख्याल रखता है, ह्यूमन राइट्स वाले, मतलब ह्यूमन राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो चीज़, बेटर खाना भी ठीक ठाक दिया जाता है, मतलब सब कुछ, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है ना, उनका भी राइट्स है। और राइट्स इंसान का तब तक नहीं खत्म होता है जब तक वो इंसान गुजर नहीं जाता है। इसके लिए एक लीगल मैगजीन भी है कि जब आप गुजरेंगे आपके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, whether it is fundamental or any other right which were provided by the Constitution of India, ठीक है। तो जेल में व्यवहार सही नहीं, इनह्यूमन व्यवहार के कारण, अभद्र व्यवहार के कारण एक एक्टिविस्ट लॉयर थे, उन्होंने फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच सुन रहा था, हेडेड बाय, वो PN भगवती का था, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड फ्री लीगल एड एंड एक्सपीडिशन ट्रायल ऑफ दिस प्रिजनर विच अल्टीमेटली लेड टू देयर रिलीज। फ्री लीगल एड के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से आर्टिकल 39 सब क्लाउज A किस चीज के बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 39 सब क्लाउज A टॉक्स अबाउट द फ्री लीगल एड, ठीक है। तो ये चीजें था। सिंस देन PIL वाज इन सेवरल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, और उसके बाद से फिर तरह तरह के इश्यूज पर PIL फाइल हुए, लेबर्स के लिए हुए, फूड के लिए हुए, काम के लिए हुए, इन्वायरमेंट के लिए हुए।
पॉलिटिकल डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट, बहुत लोगों के लिए फिर पीआईएल मतलब फिर शुरू हो गया, वो चीज़ें चलती रही और अभी तो पूरा ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ पीआईएल हैज thus seemed to incorporate several issues yet common characteristics encompasses this litigation। तो पीआईएल के बारे में बात किया गया है, तो आप इसे रीड कर लेना, दैट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ और याद रखना कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ये जो भी 3-4 पॉइंट है आप इसको पढ़ लेना, मैंने अभी इस चीज़ सारी लगभग चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, तो फालतू का वो फिर से चीज़ें रिवाइज करना, वीडियोस लंबे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से वो कर लेना। अब है हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, बट हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर है, लोअर कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल एंड क्रिमिनल मैटर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चीज़ें देखता है। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका रिट। रिट के बारे में मतलब मैं इसको पूरा डिटेल में ही बता दे रहा हूँ, रिट है क्या। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उन नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए रिट, WRIT, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये आपके क्लैट एग्जाम में भी और CUET के एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा, मतलब ये टॉपिक ही हेल्पफुल होगा अगर आप एग्जाम्स स्कूल लेवल सॉरी कॉलेज लेवल के एग्जाम पे भी जाओगे तो दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, रीट को थोड़ा सा में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे कि फिर आगे हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो रीट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए रीट मीन्स ए कमांड ऑफ द कोर्ट टू अनदर पर्सन और अथॉरिटी बाय विच such person authority has to act or abstain from acting in a certain way। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। रिट क्या है, रिट एक कमांड है, किसके द्वारा होता है, कोर्ट के द्वारा अनदर पर्सन को या फिर अथॉरिटी को चीज को करने के लिए या फिर उस चीज को रोकने के लिए, दैट इज व्हाट रिट मीन्स। रीट क्या है, रीट एक कमांड है कोर्ट के थ्रू किसी पर्सन को या फिर किसी अथॉरिटी को किसी भी काम को करने के लिए या उस काम को रोकने के लिए ये काम करता है रिट। और सुप्रीम कोर्ट को ये रिट आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है और हाई कोर्ट को ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोवाइड करता है एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट के बारे में। टाइप्स ऑफ रिट के बारे में अगर हम लोगों ने बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडमस, थर्ड इज सर्स्योररी एंड फोर्थ इज क्यू वारेंटो। ठीक है, एंड फिफ्थ इज प्रोहिबिशन। अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कि आखिर कहते किसको है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हैबियस कॉर्पस के बारे में। हैबियस कॉर्पस का एक जीता जागता उदाहरण है, वो एक मूवी थी हाल फिलहाल ही आई थी जय भीम करके। ठीक है, उस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो एक्टर रहता है वो हैबियस कॉर्पस के चीज़ों को उस मैटर को उठाता है अपने जो भी उसके क्लाइंट रहते हैं उसको पेश करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब हैबियस मतलब टू ब्रिंग एंड कॉर्पस मतलब बॉडी। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, मतलब कि अगर कोई किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया है तो कोर्ट कमांड करता है पर्सन को या अथॉरिटी को कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हैबियस कॉर्पस मतलब आपने अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया है
तो आपको कोर्ट के पास उस पर्सन को प्रेजेंट करना होगा। ये कहता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब सिंपली समझिए टू हैव द बॉडी। ये चीजें हो गई। अब मैंडेमस का अगर हम बात करें तो ये समझिए मैंडेटरी टू परफॉर्म। तो जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं, सुपीरियर कोर्ट इन्फेरियर कोर्ट को ऑर्डर करते हैं कोई एक्ट को करने के लिए या एक्ट को रोकने के लिए। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर द इन्फेरियर कोर्ट्स टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। द सुपीरियर कोर्ट order the inferior court to do an act or to abstain from doing an act. What is this? Mandamus. Mandatory to perform. Higher court lower court को अलाउ करता है, ऑर्डर करता है कुछ काम को करने के लिए, उस काम को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्च्योररी। सर्च्योररी का आप डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। सर्च्योररी इज अ राइट which is issued by a superior court to an inferior court. This can be issued when the superior court want to decide a matter in the case itself or if there is an excess of jurisdictions by the inferior court. ठीक है, सर्च्योररी क्या है? रिट है जो कि सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है इंफेरियर कोर्ट को when the superior court want to decide a matter by itself. ठीक है, तो सर्च्योररी क्या है? सर्च्योररी क्या है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसला दे देने के बाद अगर किसी को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है या फिर वो लीगल नहीं है, तो सर्च्योररी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जो ऊपरी के कोर्ट होते हैं, वो ये ऑर्डर करता है कि आप रहने दो, ये मैटर मैं खुद देखूंगा। और मैटर वो हायर कोर्ट देखते हैं, ठीक है, सुपीरियर कोर्ट देखते हैं। तो ये था हमारा सर्च्योररी। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के साथ। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए सबसे पहले, देन आई विल डिस्कस अबाउट इट। द writ of quo warranto is issued by the court against a private person when he assumes an office on which he has no right, and it is an effective measure to prevent people from taking over public office. अगर कोई व्यक्ति कोई भी पोजीशंस एक्वायर किया हुआ है बिना उसके राइट के, तो कोर्ट एक रिट इशू करता है, दैट इज क्यू वारंटो, कि आपने किस अधिकार के साथ ये पोजीशंस होल्ड किया हुआ है। दिस इज व्हाट क्यू वारंटो इज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये आप लिखते चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर यहाँ भी पढ़ें फिर गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। जब चीज़ें चल रही है तो इसी वे में आप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। सबसे पहले प्रोहिबिशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। सुपीरियर कोर्ट इशूज टू एन इन्फेरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फॉर स्टॉपिंग देम from deciding a case because these court do not have the jurisdiction. ठीक है, ये प्रोहिबिशन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुपीरियर कोर्ट है वो इन्फेरियर कोर्ट को ऑर्डर पास करता है, रिट इशू करता है मैटर को न सुनने के लिए, क्योंकि वो जो मैटर है वो उस इंस्टीट्यूशंस के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जुरिस्डिक्शन मतलब उसके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से बाहर है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई केस रिजेक्ट हुआ या फिर और कुछ हुआ, ठीक है, अब कोई व्यक्ति उस केस को आके लोअर कोर्ट में अपील करता है, तो दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि जब लोअर कोर्ट में केस को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के अपील के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में वो हुआ और आप आके लोअर कोर्ट में अपील कर रहे हैं और लोअर कोर्ट सुन रहा है, तो सुपीरियर कोर्ट इश्यूज करता है कि नहीं आप मत सुनिए, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर जुरिस्डिक्शन, दिस इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है। सो दिस इज द रिट, ये पूरा रिट हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप सो चीज़ें बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है, आई थिंक शायद, हाँ ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने इसके बारे में भी बात किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और टॉपिक है तो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिफाइन जुडिशरी इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। जजेस ought to be function in an unbiased manner, वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर में बताई थी। जज को अनबायस्ड रहना चाहिए, और ऑब्वियसली आपको भी पता होता है कि कोर्ट आपको तब तक गिल्टी नहीं मानती है जब तक आप पे चार्जेस प्रूव नहीं हो जाए। ठीक है, इसीलिए तो जब कोई जाता है तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक्यूज्ड, कोई को ये नहीं कहा जाता कि वो मुजरिम, एक्यूज्ड, उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, अभी ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई है कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो जज को अनबायस्ड रहना चाहिए, और ऑब्वियसली जुडिशरी में लॉ में ये चीज़ सिखाया जाता है कि आपको सामने वाला को मतलब बेगुनाह मान लेना है, क्योंकि अगर आप पहले से अवधारणा आपके मन में बन जाती है कि सामने वाला गुनहगार है, भले ही जज को सब कुछ भी पता हो, लेकिन जज ये मान के चलता है कि सामने वाला बेगुनाह है, और वो कुर्सी पर बैठ के ये चीज़ इंतजार करते रहता है कि कब मेरे सामने वो एविडेंस आए जिससे इसके खिलाफ या फिर इसके पक्ष में जो भी है वो चीज़ें हो। तो जज को अनबायस्ड रहना चाहिए। ठीक है, one must note that independence of judiciary and impartiality of judges exist as two distinct concepts, the former referring to the institutions and the latter referring to its constituent factors। और ये जो जुडिशरी को इतना ईमानदार इसलिए बनाया गया है क्योंकि दिस इज द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जुडिशरी एक मजबूत पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पोजेस द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जुडिशरी और द जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ एक्शन लेने का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब, अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो कोर्ट आपको सजा देगी। आप लोगों ने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे कि कोई ऑफिसर्स हैं और कोर्ट के अगर ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो कोर्ट उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस करते हैं कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जजेस के बारे में है। तो इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है ना, टोटल अभी हम लोगों ने जो बात किया वो जुडिशरी के इम्पोर्टेंट होने का है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने का है। ठीक है, अब बात करते हैं जज वंस अपॉइंटेड जज प्रोवाइडेड विद ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टिल द रिच। हाँ, अगर कोई जज बनता है तो 62 ईयर्स के एज तक वो जज रह सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में, और 65 ईयर के एज तक ये सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हैं। ठीक है, और जज ये चीज़ आप याद रखिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट में जज का जो एज लिमिट है वो है 62, और सुप्रीम कोर्ट में है वो है 65। इसको बढ़ाने के लिए भी मांग किया जा रहा है, मांग किया गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ अमेंडमेंट थे, है ना, या फिर तो इसके बारे में भी है टॉपिक में, नहीं तो डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट, अगर हाई कोर्ट के जज कहीं पे बने हैं तो फिर उसी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट इन द सेम और इक्विवेलेंट कोर्ट पोस्ट देयर रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज
can practice in the Supreme Court but is prevented from practicing in the same or other high court. This ensures the ex-judge practicing at the bar do not influence the decision of the bench with whom they may have presumed familiarity. अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जज से रिटायर करते हैं तो वो उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि सामने वाला जो जज है और फिर आके वो प्रैक्टिस करेगा तो आपका एक अलग पहचान बन जाता है हर कुछ, तो आप उसका मिसयूज कर लोगे, एक्सेस ऑफ पावर का मिसयूज हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने पढ़ा अभी कि जुडिशरी इस चीज को रोकता है, ठीक है। जजेस कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जज को आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं तब तक कि उनका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव नहीं हो जाए, ठीक है। ये चीज़ है। देन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेस आर फिक्स्ड एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है, जज का सैलरी और फिक्स्ड रहता है और उनको जो जजेस को सैलरी दिया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहाँ से दिया जाता है सैलरी, और जो हाई कोर्ट में होते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उनको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो ये चीज़ें आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज क्या यही लेक्चर्स पूरे थे। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा आज हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग्स, रिटायरमेंट एंड द रिमूवल ऑफ जजेस। आने वाले 2 लेक्चर्स और आएंगे इस चैप्टर के और हम लोग पूरा अपना चैप्टर डिटेल वे में कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग तुरंत इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।